चूँकि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन से जुड़ा हुआ मैं बचपन से हूं, परंतु मुझे भी मौका मिलना चाहिए। आपका जो कहना है सत्य है, मेरा समाज भी हमसे पूछता है कि आखिर कब तक इंतज़ार होगा। एक सप्ताह पटना रह के आया हूँ और सभी नेताओं ने मेरी बात अच्छी तरीक़े से सुना है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो भी होगा अच्छा होगा। जो बयान है बबलू जी का वो उस समाज को आहत करने वाला बयान है और उस परिवार को, उस समाज को, उनके समर्थकों को आहत करने वाला है। चुनाव कराने की नौबत आ सकती है और यही जानने का प्रयास करेंगे हम देवेंद्र गुप्ता जी से, क्योंकि ये भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में इनकी पत्नी भी अभी वार्ड पार्षद है। क्या लगता है ये जो बबलू शाह का बयान आया है किस तात्पर्य में आया है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूँ। ये जो बयान है ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अनुसार है, लेकिन ये खेदप्रद बयान है कि आप किसी के स्वास्थ्य के बारे में ऐसी बयान न दें कि कहीं किसी को गहरा धक्का लगे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता स्वच्छ होनी चाहिए, निर्मल होना चाहिए। आप टिकट के लिए कोई व्यक्ति, मैं भी प्रयासरत हूँ टिकट के लिए, लेकिन इसके लिए ऐसा बयान देना जिसके परिवर्जन का उनके समर्थकों को, उनके समाज के लोगों को गहरा धक्का लगे, इससे हर आदमी को बचना चाहिए। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है किस बारे में बोले होंगे, क्यों इस तरह के बयान दिए? हालांकि माननीय विधायक जी का उम्र कुछ अधिक हो चला है, अंतिम एक उम्र होता है हर मनुष्य का कुछ सीमित, लेकिन किसका उम्र कितना तय है जीने का वो कोई नहीं जानता। अभी मेरे एक मित्र उत्तर प्रदेश के, मेरे फेसबुक मित्र हैं उत्तर प्रदेश के थे, आज सुबह उनकी 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। वो उनके किडनी में प्रॉब्लम था। तो आदमी कितने दिन में, कोई बच्चा 6 दिन में मर जाता है जन्म लेने के बाद, कोई बच्चा 1 साल में बीमारी से मर जाता है, कोई व्यक्ति 30 वर्ष में मर जाता है, कोई व्यक्ति 50 वर्ष में, कोई व्यक्ति 100 वर्ष भी जीता है। अब रही बात कि विधायक जी के बारे में उन्होंने जो संदर्भ दिया है तो एक उनका 70 के आस प्लस में उम्र है और इसलिए थोड़ा सा बीच में उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, लेकिन वो इलाज के बाद वो अपने आप को स्वस्थ हो गए। ये बताइए, अगर कोई भी हो उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है और रहा सवाल आप ही के पार्टी के विधायक हैं, बबलू शाह के ही पार्टी के विधायक हैं, तो फिर इस तरह बोलने का क्या संबंध है? आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मुझे ये कहना चाहिए था, आप ही ने कह दिया कि धूर विरोधियों के बारे में भी अगर आदमी हॉस्पिटल में रहता है, मृत्यु शैया पे भी रहता है, तो धूर विरोधी के लोग भी उस मानव के, उस प्राण के बचाने के लिए आदमी ईश्वर से प्रार्थना, अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने इष्ट को याद करता है कि हे भगवान उसके लंबी उम्र देना, उनको स्वस्थ रखना, उनको अस्पताल से शीघ्र छुट्टी मिले। हम सभी जानते हुए भी कि इनका उम्र 100 साल हो चला है, बुरी तरीके से अब बचने वाले नहीं, उसके बाद भी अंतिम समय तक हम सभी प्रार्थना करते हैं। ऐसा तो नहीं बबलू शाह किसी तरह के अहंकार में इस तरह की बातें बोल रहा है? देखिए, अहंकार तो भगवान का भोजन है। मैं उनको तो मानूंगा कि उन्होंने जिस संदर्भ में बयान दिया है बिल्कुल गलत है, मैं उनका निंदा करता हूं और मैं उनसे विनती भी करता हूं कि भगवान उनसे सद्बुद्धि दे कि किसी के बारे में गलत बयान न दें। अच्छा, एक चर्चा ये भी चल रही है कि आपकी जो पत्नी नगर पार्षद सोनी गुप्ता जी हैं वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, सबकी एक इच्छा होती है कि मुझे पार्टी अपनी टिकट दे, चुनाव लड़ाए, विधानसभा, लोकसभा, कोई भी चुनाव। तो हम लोग भी उसमें प्रयासरत है। मैं 2010 में मेरा नाम माननीय स्वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अध्यक्ष श्री विजय बाबू, हमारा नाम आगे बढ़ाया था उन्होंने। चूँकि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन से जुड़ा हुआ मैं बचपन से हूँ, मेरा पूरा परिवार तीसरी पीढ़ी से काम कर रहा है। मैं 1991 में बजरंग दल का नगर संयोजक था, 93 में माननीय विधायक जी हम लोग के पार्टी में आए, 95 में पहली चुनाव लड़े, हम लोग कदम से कदम मिला के उनके साथ उस समय चले थे जब 10 लोग घुमा करते थे उनके चुनाव प्रचार में। हमको याद है स्टेशन रोड में, तो हम लोग उस समय घुमा करते थे, उम्र मेरा भले जो था। उसके बाद 2005 में चुनाव लड़े, तब भी साथ थे, 10 में लड़े, 15 में लड़े, हर चुनाव में उनके साथ रहा हूँ। तो इसलिए आदमी प्रयासरत है, पार्टी जिसको निर्णय लेगी
उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि आपकी तीन पीढ़ी आपकी इस पार्टी को समर्पित रही, उसके बाद भी आज तक आपको टिकट नहीं मिला? हालांकि जिस बिरादरी से आप आते हैं, बनिया बिरादरी से, एक अच्छी खासी वोट है सीवान सदर में खास करके, फिर क्या कमी है कि देवेंद्र जी को कभी टिकट देने की बात नहीं की गई? नहीं, टिकट को चर्चा मेरे नाम चर्चा सिर्फ चला आज तक, लेकिन देवेंद्र जी को टिकट नहीं। देखिए, चर्चा चला है तो नाम भी आएगा, ये मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और मेरा भी नाम है उसमें। एक सप्ताह पटना रह के आया हूँ और सभी नेताओं ने मेरी बात अच्छी तरीक़े से सुना है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो भी होगा अच्छा होगा, और हम लोग भी पार्टी के निर्णय का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी से भी मैंने कहा था, उनसे भी मिल के, कि इस बार हम किसी कार्यकर्ता का नाम आप आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने भी कहा कि सहर्ष आप लोग आगे बढ़िए, जो पार्टी निर्णय करेगी हम साथ हैं। देवेंद्र जी, सीवान में एक ऐसा भी बीजेपी में हुआ है जो कि बीजेपी ने जिनको जिला अध्यक्ष भी बनाया है, बावजूद उसके वो पार्टी छोड़ के फिर दूसरे पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, फिर से पार्टी में आ गए हैं, फिर से टिकट उनको मिलने की बात चल रही है। और देवेंद्र जी की बात करें तो देवेंद्र जी तो आज तक मतलब सीना ठोक के जो बोला जाता है बीजेपी में रहे हैं, तो फिर आज तक जिला अध्यक्ष भी क्यों नहीं बन पाए? इसके लिए पार्टी उपयुक्त समय का इंतज़ार है। और वैसे लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, अटल जी का कथन है। तो वैसे लोग आते रहते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए, और पार्टी भी कुछ लोगों को अपने अंदर बुला के चुनाव लड़ाती भी है, इसलिए कि पार्टी और मजबूत हो। तो ये चलते रहता है, इस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, परंतु मुझे भी मौका मिलना चाहिए। आपका जो कहना है सत्य है, मेरा समाज भी हमसे पूछता है कि आखिर कब तक इंतज़ार होगा। समाज के लोग लगातार पूछते हैं, लेकिन मैं उनसे यही बोलता हूँ। आज भी कई लोग सुबह आए, लगातार मैं पटना में था, सभी लोगों ने फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भाई क्या हुआ। हमने कहा हमारी बात सभी नेताओं से हो रही है, जो भी होगा अच्छा होगा। इस बार सभी नेताओं ने बहुत ढंग से हमारा बात सुना और आश्वासन दिया है कि आपके नाम पर भी विचार कर रहे हैं। कई ऐसे शहरों में राजद इस बार बनिया बिरादरी के लोगों को टिकट देने जा रही है, लेकिन बीजेपी बनिया बिरादरी को टिकट नहीं दे रही है। कारण ये तो नहीं है कि कहीं बीजेपी अपने जागीर समझती हो बनिया बिरादरी के वोट को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती है, और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के में बनिया जो है शीर्ष पदों पे विराजमान है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे वैश्य समाज से आते हैं। हमारे यहाँ जाति पाति की बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो मुख में जाति पाति की बात करने के लिए मनाही है, उसके बावजूद आप देखेंगे तो शीर्ष पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री, दुनिया का ताकतवर प्रधानमंत्री हम सब के बीच बनिया बिरादरी के हैं। बिहार में भी आप देखेंगे तो पार्टी का सर्वा नेता हमारा बनिया समाज के हैं, और सदन में सर्वा नेता बिहार का उप मुख्यमंत्री, जिसको भाजपा मुख्यमंत्री मानती है। इस बात से बिल्कुल हम सहमत हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है। इसी पर एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो कितने मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया और इस बार दे रही है? मैं आपको इस पर बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, चुनाव लड़े, पुनः आए, पार्टी उनको क्या बनाई, जो आपका सवाल था। तो आपने सवाल किया था कि मुसलमानों का, तो पार्टी ये विचार करती है कि हम किस उम्मीदवार को टिकट दें। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने तो कहा कि जात पात की राजनीति नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। कितने मुसलमानों को आप लोग टिकट? आपको मैं फिर बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश की सभी राजनीतिक पार्टियां केवल ये सोचती हैं कि मेरा जीताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है, इस पर दाव खेलना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती उसमें, वो तो देखती है कि मेरा कौन जीताऊ उम्मीदवार है, उसको टिकट देती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या मुसलमान को टिकट देने से मुसलमान, यानी आपको लगता है कि मुसलमान को टिकट देंगे तो मुसलमान हार जाएंगे? पहले ही कर लेते हैं। देखिए, शायद ऐसा सोचना ये बड़े नेताओं का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा डर रहता होगा। आप देखिए, सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के वसीम अहमद साहब को टिकट दिया, और उनके परिवार पुरानी बातें हो गई। अभी की बात वर्तमान परिस्थिति में, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी हमेशा सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं। उस समय तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे,
शीर्ष में वो लोग नहीं बैठे थे, लेकिन अभी ऐसे लोग बैठे तो और भी ज़्यादा लोगों को टिकट मिलना चाहिए। इसी पर मैं आपको कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास जो आपने कहा, और सबका विश्वास। सबको टिकट की बात उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो आप बताइए, टिकट मिलेगा और विधायक जीत के आएंगे अगर, तो ही तो अपने समाज की बात कर पाएंगे, हक की बात। पूरे सरकार ईमानदार रहना चाहिए, मुखिया कोई हो, पार्टी कोई, सरकार ईमानदार होना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी ने जो काम किया कि सबको स्वास्थ्य सेवा दिया उन्होंने, आयुष्मान कार्ड, उसमें जाति पाति सोचा ही नहीं, फ्री में गैस कनेक्शन, जाति पाति सोचा ही नहीं। तो इस प्रकार की सरकार हमारी काम करती है। जैसे अभी बिहार सरकार में जल नल योजना चल रहा है, सबके घर में पानी पहुंचाना है, उसमें देखना लग रहा है कि सभी के घरों में पानी पहुंच गया है। देखिए सबके घर में एकाएक पहुंचेगा नहीं साहब, लेकिन पहुंचने का काम तो शुरू हो गया। 5 साल से आपको मालूम होना चाहिए, 2016 में जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, 2015 में, तभी उन्होंने घोषणा की थी 7 निश्चय योजना की, जिसमें नल जल योजना भी था। आपने कभी ज़मीनी स्तर पर जाकर हालात जानने का प्रयास किए? आपकी पार्टी ने ऑनलाइन उद्घाटन कर देना बहुत आसान है, सुशील मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया, लेकिन पानी पहुंच रहा है कि नहीं, इसके बारे में सच्चाई तो देवेंद्र गुप्ता ही बता सकते हैं, क्योंकि आप पूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। देखिए, योजनाएं जब घोषणा होती है उसको अमली जामा पहनाया जाता है, टेंडर होना रहता है, उसके बाद वर्क शुरू होता है। तो उसके लिए 50 साल थोड़ी लग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, समय तो लगेगा ही, समय लगेगा। आप कई ऐसे पंचायत जिला में घूमेंगे, उसमें मालूम होगा कि आपको यहाँ 50% घरों में पानी पहुँचा दिया गया। सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग आपको बता दें कि हमारी न्यूज़ इंडिया तक ने इस मामले पे की है, और सच्चाई यही है कि 10% लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं तो हम लोग इसको पता करेंगे कि कैसे 10% नहीं पहुंचा। और लेकिन पानी के बारे में जो मूल काम क्या है कि पानी तो सरकार पहुंचाएगी ही, लेकिन पानी पीने के बारे में जागरूक करना भी सरकार का काम था। ये पानी आएगी तब तो लोग पानी पिएंगे और जागरूक होंगे। नहीं नहीं, जो लोग सबल लोग हैं वो आप देखेंगे गांव में भी लोगों ने 250 फीट का समरसेबल लगाया है, क्योंकि वो जान गए कि सरकार सबको स्वस्थ रखना चाहती है, इसलिए स्वच्छ पेयजल देना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने स्वयं को समरसेबल लगा लिया। लेकिन आप विश्वास रखिए कि ये सरकार सबके घर में जल तो पहुंचाएगी ही, और आप देखेंगे नया सरकार, यही एनडीए की सरकार विश्वास करें कि बनेगी, हम लोग जीत के जाएंगे, हमारी पार्टी जीतेगी, हम लोग जीतेंगे, और जीत के जाके सबके घर में सबके दरवाजा एक लाइट लगाने का काम भी होना है। बिल्कुल एक ताज़ा मुद्दा है, थोड़ा सा हम उस पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि जब निर्भया कांड हुआ था तो हमने खुद देखा था कि उसमें आप कैंडल मार्च निकाले थे, विरोध प्रदर्शन किए थे। अभी सेम घटना यूपी में हाथरस में हुआ है, कोई प्रतिक्रिया आप लोग की तरफ से नहीं आई। क्या लगता है, जहां बीजेपी शासित सरकार हो, अगर वहां पे कांड होती है तो आप लोग विरोध नहीं करेंगे, जहां बीजेपी नहीं होगी वहीं पे आप लोग से विरोध करेंगे, ऐसा स्थिति है क्या? आप मेरे फेसबुक लाइव पे जाइए, क्योंकि मैं पटना था। नहीं, आप सुनिए, आपने सवाल किया तो मैंने आपको उसके पहले ही बताया कि मैं 1 सप्ताह पटना रह के सुबह आया, लेकिन कल की घटना है, मेरा विरोध शुरू है फेसबुक पे। फेसबुक एक बहुत बड़ा माध्यम है, और मैं इस पर विचार कर ही रहा हूँ। आपका फ़ोन आया कि इंटरव्यू लेना है, तो मैंने कहा आप आइए पहले इंटरव्यू कर लेते हैं। स्वतः आज कार्यक्रम कहीं ना कहीं होना है, इसलिए कि इसमें कई लोग दलित का नाम लिखे हैं, कई लोग दलित लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चूँकि लड़की शायद अनुसूचित जाति की है, तो कई लोगों ने ऐसा लिखा। लेकिन आप फेसबुक खोलिएगा तो कई ऐसे ब्राह्मण, राजपूत ऐसे लोगों ने भी उस घटना का विरोध किया है, और उन्होंने लिखा है कि ये बेटी दलित की नहीं थी, बेटी है तो सबकी बेटी है। इसलिए मैं निश्चित रूप से शाम तक इसका प्रयास कर रहा हूँ। देखिए देवेंद्र जी, वही मतलब है कि बेटी है तो सबकी है, और विरोध होगा तो सबका होगा, चाहे बीजेपी का सत्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी का सत्ता हो, चाहे राजद का हो, जिसके भी रीजन में ये घटनाएं घट रही हैं उसका विरोध होना चाहिए, और एक कड़ा कानून भी इसको लेकर बनना चाहिए। क्या लगता है आपको, लगता है कि कड़ा कानून बनना चाहिए? देखिए, कानून तो बनना ही चाहिए। कानून क्या, इस पे तो कोई ट्रायल न करते हुए, मतलब ट्रायल अगर हो तो मैंने इसके पहले वाले निर्भया में भी मांग किया था कि ट्रायल करके महीना दिन के भीतर इस व्यक्ति को फांसी होना चाहिए, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं, चाहे वो मेरा भाई की घटना में कोई हो, किसी पार्टी का व्यक्ति हो, 1 महीना के अंदर उसका ट्रायल करके फांसी होना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। क्या लग रहा है, सीवान विधानसभा में 15 सालों से जो व्यासदेव प्रसाद जी विधायक हैं, जो विकास होने चाहिए थे सही मायने में सीवान सदर का, वो विकास हो पाया है या नहीं?
देखिए, विकास उन्होंने जितना अपना फंड है, विकास कैसे करते हैं? विकास करना होता है कि बिहार सरकार का जो सदस्य है बिहार विधान सभा का, उसको एक लिमिट पैसे मिलते हैं कि इतने पैसे आपको प्रति वर्ष मिलेंगे। अगर वो खर्च नहीं करता है यानी वो विकास के प्रति जागरूक नहीं है। अगर वो 100% पैसे खर्च करता है तो यानी वो विकास के प्रति जागरूक है। तो उन्होंने अपने जो पैसे आए उसमें खर्च किया। आप पता करिए कि खर्च हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो पैसे बचे हैं यानी आप विकास के प्रति लापरवाह हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि फलना जगह पानी में डूबा हुआ है, फलना जगह नाली नहीं बना। तो देखिए, खुद का मोहल्ला डूबा हुआ है नाला में। बिल्कुल, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। आप टीवी देखते हैं, दुनिया में सबसे विकासशील देश का नाम क्या है? अमेरिका, इंग्लैंड, कई ऐसे देश हैं। क्या वहाँ बाढ़ आता है कि नहीं आता है? वहाँ भी बाढ़ आता है। तो ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन 4 दिन में तो विकास की पोल नहीं खुल जाती है अमेरिका में। नहीं। बिहार में नीतीश कुमार के रीजन में खुल रही है। आप गलत नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो आरोप सही है, लेकिन उस पर निष्कर्ष गलत है। 4 दिन के बारिश में बिहार में बाढ़ आ जाता है, बरौली डूब जाता है, भोपाल डूब जाता है। अगर तो नीतीश कुमार का नहीं, आपने जो बरौली की बात की तो बरौली चूंकि दूसरे जिला में है, लेकिन अमेरिका से तुलना कर रहे थे तो उस परिस्थिति में बता रहे कि 4 दिनों में ही विकास रोड पर चला। ये प्राकृतिक आपदा है, ये विकास नहीं है। बांध का टूट जाना ये विकास। अच्छा, बड़ी आसानी से प्राकृतिक आपदा हम लोग बोल देते हैं, हालांकि ये हर बार घटना होती है। तो हम कुछ ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते हैं कि ये घटना होने से पहले ही हम लोग सुरक्षित लोगों को कर सकें? हाँ, ये आपका, कई लोगों की जान चली जाती है। हर बार की चीज़, हर बार बाढ़ आना है। सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, पूर्णिया हो, गोपालगंज हो, हर बार आप जानते हैं कि सितंबर अगस्त में बाढ़ आना है, नेपाल पानी छोड़ेगी ही। तो ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं होता है सरकार की तरफ से कि इसको रोका जा सके? बार बार कि ये आपदा है प्राकृतिक, कह के बच जाना कितना आसान है। नहीं, कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसका कोई उपाय नहीं। जैसे अब वज्रपात है, उसको आप रोक नहीं सकते, होना है। तो बाढ़ का पानी कितना आएगा इसका कोई लिमिट होता नहीं। एकाएक छोड़ दिया, पानी बढ़ गया, बांध टूट गया। अगर बांध टूट गया तो बाढ़ आ गया। इन तरीकों में हालांकि सरकार अलर्ट करती है कि आप सुरक्षित स्थान को चले जाएं, लेकिन उसमें भी कभी कभी चूक होती है, मानवीय चूक हो जाए या फिर नेपाल की ऐसी गलती हो जाती है कि पानी बिना बताए छोड़ दिया, तो ऐसा घटना हो जाता है जो दुखद है। आप अमेरिकी की जो बात आपने किया ना, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आप एक दिन में उसको नहीं जानते, क्योंकि आप तो जानते नहीं। अमेरिका में जब बाढ़ आ जाता है तब घटना, चीन में जब बाढ़ आता है तब घटना टीवी पर एक दिन दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पल पल की रिपोर्टें सिवाने मिलती है। इसलिए आपको लगता है कि 2 दिन में आ गया, हो सकता है वहाँ भी 1 दिन में आया हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाढ़ जो है प्राकृतिक है। बाढ़ के मामले में ही करेंगे कि और भी मामलों में करेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें आपका जो कंपैरिजन है, जो करने लायक है, उसको किया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अमेरिका जैसा विकास होना चाहिए। हम अमेरिका से उन्नत तरीके में रहते थे। हमारे यहाँ आप जहाज, अस्पताल और ये सब व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मैकाले का प्रभावित किया हुआ। उस पर आप डिस्कस करने घंटों लगेगा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत को बर्बाद किया। यहाँ पहले सर्जरी हुआ करते थे, जो सर्जरी अमेरिका, ब्रिटेन कहता है सर्जरी का हम जनक है, लेकिन नहीं, भारत तो जनक है। भारत में आज भी दवाइयाँ हैं जो नुकसान नहीं करते, वो चाहे आयुर्वेद की हो या अन्यपैथिक की, जो भारतीय मूल की दवाइयाँ हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस पे बात करेंगे, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो लंबा बहस हो जाएगा। मॉडर्न साइंस की बात करेंगे, जितनी ही मॉडर्न साइंस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, जितने लेबोरेटरी बढ़ रहे हैं, जितने अस्पताल बढ़ रहे हैं, उतने ही बीमारियां बढ़ रही है। इस पर चिंता करने के विषय है। और पहले का जो भारतीय साइंस था, रोग नहीं बढ़ते थे। हम खान पान में अपने आप को सुधार लेते थे, रहन सहन में सुधार लेते थे और हम रोग से मुक्त हो जाते थे। इसलिए आप उस विकास की तरफ मत जाइए, वो विकास विनाश है। विकास के साथ विनाश छिपा हुआ है। हम कुछ चीज़ें तुलनात्मक कर सकते हैं, लेकिन सभी विकास को अपना भी नहीं सकते। चलिए, तो बातें बहुत सारी हैं और लगातार हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आगे भी आपका इंटरव्यू चलेगा। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो जिस सवाल के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, जो उप सभापति बबलू शाह हैं, बबलू शाह को मान लिया जाए मिल रहा है टिकट, तो क्या लग रहा है सीवान की जनता उन्हें विधायक बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी को टिकट मिले वो सहयोग करेगा, परंतु शब्द मरता नहीं है।
और बाण चल जाए तो फिर वापस नहीं आता। जो बयान है बबलू जी का, वो उस समाज को आहत करने वाला बयान है और उस परिवार को, उस समाज को, उनके समर्थकों को आहत करने वाला है। लेकिन उसके बाद भी पार्टी जो निर्णय लेगी, हम सभी उनके साथ खड़े रहेंगे। चलिए, तो ये थे पूर्व नगर पार्षद और बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो कि बड़े ही बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। और उन्होंने, आपको बताते कि उन्होंने बताया कि जो उप सभापति बबलू शाह ने इस समय के जो वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर जो बात कही है उसको निंदनीय बताया। हालांकि इनकी जो पत्नी है सोनी गुप्ता, उनके भी नाम की चर्चा है कि इस बार विधानसभा से बीजेपी उनको टिकट दे सकती है। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको टिकट मिल रहा है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।